नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म उपलब्धि द टारगेट पर। तो आज दीपावली जैसे महत्वपूर्ण उत्सव के बाद हम लगभग 2-3 दिनों के बाद आपके लिए लेकर आए हैं डीएचएनए के 22 अक्टूबर 2025 का संस्करण, जिसमें सभी महत्वपूर्ण अखबार के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमने कवर किया है। और ये डीएचएनए का जो 22 अक्टूबर 2025 का सीरीज़ है, ये पुनः आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिससे आपका जनरल अवेयरनेस और कॉम्पिटिटिव नॉलेज बढ़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से दीपावली को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल था और उत्सव भरे माहौल में जो अर्थव्यवस्था है वहाँ से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है दोस्तों। इसमें धनतेरस से दिवाली के बीच लगभग यूपीआई से जो लेन-देन है ये 30% बढ़ गया है और यूपीआई लेन-देन पिछले 4 साल में 3 गुना तक बढ़ा है। तो 2022 में आप देख सकते हैं कि जो यूपीआई से लेन-देन हुआ था वो लगभग 24 करोड़ रुपए के आसपास का है। इसी तरह 2023 में बढ़ के 42 करोड़, 24 में 56 करोड़ और 25 में लगभग 73 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है यूपीआई से। तो ये एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है कि वार्नर ब्रदर्स जो है वो डिस्कवरी चैनल चलाते थे और इनका डिस्कवरी अब बिकने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मनोरंजन कंपनी में से एक वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने पुष्टि की है कि उसे अपने पूरे कारोबार और वार्नर ब्रदर्स यूनिट दोनों की खरीद के लिए ऑफर मिले हैं और वो अब इसको सेल कर सकते हैं। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों कि विदेश में शिक्षा के लिए भेजी गई राशि में रिकॉर्ड लगभग 24% की कमी देखी गई है, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि अमेरिका का जो जन नियम है, तो उसमें काफ़ी सख्ती बरती गई है वीज़ा नियम और इससे छात्रों के बीच यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य गंतव्यों की ओर बढ़ते रुझान के कारण इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और है कि एप्पल जो है वो $4 ट्रिलियन क्लब के करीब पहुंच गया है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग $3.5 ट्रिलियन के आसपास है और एप्पल एक कंपनी की जो टोटल मार्केट वैल्यू है ये $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गई है। इसमें बताया गया है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है ये $4 ट्रिलियन अर्थात 3.91 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। तो ये लगभग $4 ट्रिलियन बहुत जल्द कवर कर लेगी। और दोस्तों यह एआई चिप दिग्गज एनवीडिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एप्पल। तो ये इंपॉर्टेंट आज का न्यूज़ था। अगले न्यूज़ को देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो हमारे देश के युवाओं को लेकर है, जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि राज्य में लगभग 60% युवा पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं। तो इसको लेके एक आज बहुत अच्छा न्यूज़ आया है कि राज्य के युवाओं में नींद की कमी अब एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रही है। तो विशेषज्ञ जो हैं वो इसे साइलेंट हेल्थ क्राइसिस मानते हैं। दोस्तों जो नींद की कमी होती है उसके कारण शरीर की जो आंतरिक मरम्मत प्रक्रिया है वो भी बाधित हो जाती है और इसको लेके जो न्यूज़ आया है उसमें कि 60% युवा पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं। इसके कारण उनके जीवन शैली, मोबाइल और सोशल मीडिया की लत ने युवाओं के जीवन की दिनचर्या को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। 76% युवा नींद नहीं आने पर देर रात क्या करते हैं, मोबाइल और लैपटॉप चलाते हैं और इससे क्या होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म भी वो चलाते हैं या ऑनलाइन गेमिंग पर व्यस्त रहते हैं। तो इससे इसका रिजल्ट ये आता है दोस्तों कि युवाओं में थकान, चिड़चिड़ापन, एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसे लक्षण तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसको सुधारने की आवश्यकता है। दोस्तों युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव यही है कि सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल या लैपटॉप से दूरी बना लें रात को और रात को सोने के समय तय करें और कम से कम 6 से 8 घंटे का नींद ज़रूर लें, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है, तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है दोस्तों साइबर फ्रॉड की तरफ से, जिसमें आरबीआई ने अब पहली बार ऐसा नियम आरबीआई बनाने जा रही है जिसमें साइबर फ्रॉड होने के बाद अगर 3 दिन में कस्टमर के द्वारा बैंक को सूचित किया जाता है तो सारी की सारी जवाबदेही जो होगी वो अब बैंक की होगी। तो अगले 3-4 महीने में अब आपके बैंक के कामकाज में कई सारे बदलाव आने वाले हैं। जैसे आरबीआई के द्वारा ये सब जो सुधार किया जा रहा है दोस्तों, पहला है कि लॉकर चोरी या नुकसान के जो होने पर बैंक को किराए का लगभग 100 गुना हर्जाना देना होगा। पहले ऐसा होता था कि बैंक की कोई जवाबदेही नहीं होती थी। दूसरा है कि क्लेम सेटलमेंट 15 दिन के अंदर इसका निपटान करना होगा। इसी प्रकार अगला है साइबर फ्रॉड, ग्राहक 3 दिन के अंदर अगर बैंक को बताते हैं तो जवाबदेही ग्राहक की 0 हो जाएगी और बैंक के ऊपर सारी जवाबदेही आ जाती है। अगला है केवाईसी, सामान्य खाते में अब 10 साल के लिए केवाईसी को मान्य कर दिया गया है। तो इसी प्रकार कई सारा जो सुधार है ये आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है जो आपके बैंकिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएगा। दोस्तों पूरे देश में दीपावली को लेकर एक उत्सव का माहौल था और इसी बीच तमिलनाडु से एक खबर आ रही है कि वहां के शिवगंगा जिले के 3 गांव 3 दशक से साइलेंट दिवाली मना रहे हैं। वजह है नजदीक का एक वेट्टंगुडी पक्षी अभ्यारण्य। ये सिलसिला शादी, मंदिर उत्सवों के दौरान भी जारी रहता है और यहाँ पर आतिशबाजी नहीं की जाती है। इसीलिए दोस्तों इसको माना गया है कि यह एक साइलेंट दीपावली था। यह अभ्यारण्य दक्षिण भारत का सबसे पुराने संरक्षित आर्द्रभूमि क्षेत्रों में से एक है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। वेट्टंगुडी पक्षी अभ्यारण्य ये हमारा तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में आता है। तो इसी के साथ अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों, भागलपुर की जो पहचान रही है, भागलपुर प्रमंडल की, ये तस्कर को लेकर रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई कोकून बैंक नहीं बन पाया है, क्योंकि इससे पहले जिले के नाथनगर में एक बुनकरों का हब है, तो यहाँ पर तसर सेल की पहचान, यहाँ के तसर सेल की जो पहचान है, ये विदेशों में भी है। पहले यहाँ कोकून बैंक हुआ करता था, जो 1 दशक पहले चाईबासा चला गया। बाद में बहुत सारे वादे हुए कि यहाँ पर कोकून बैंक बनाया जाएगा, लेकिन आज तक ये नहीं बन पाया है, और भागलपुर की जो दुर्दशा है, उस पे आज बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। दोस्तों, भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं, एक भागलपुर और दूसरा है आपका बांका। तो बांका में लगभग 25 लाख की आबादी है, और वहाँ भी दोस्तों बांका की जो 25 लाख की आबादी है, वहाँ भी कोई बड़ा उद्योग नहीं है, बड़ा कोई कारखाना नहीं है, युवा जो है वो पलायन होने पर मजबूर हैं, और खेती किसानी का हाल ये है कि चांदन डैम से गाद नहीं निकाला गया है। कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कई सारा घोषणा किया गया कि इसकी सफाई की जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये एक आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर किया गया है भागलपुर प्रमंडल को लेकर, और इसी प्रकार प्रतिदिन एक-एक प्रमंडल के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया जाएगा अगले 7 दिनों में। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है दोस्तों खेतीबाड़ी से, जहां पर चीन की जो निर्यात है उस पर रोक लगाने से भारत में कुछ असर होने जा रहा है। और ये क्या है दोस्तों, तो हम आपको बताते चलें कि भारत अपने करीब 95% विशेष उर्वरकों का जो आयात है वो चीन से करता है, जिनमें TMAP जैसे फॉस्फेट तथा AW जैसे उत्सर्जन नियंत्रण तरल पदार्थ शामिल हैं। तो चीन के 15 अक्टूबर से यूरिया और विशेष उर्वरकों के निर्यात को निलंबित करने के बाद भारत में महत्वपूर्ण रबी फसल के सत्र से पहले उर्वरक की बढ़ी हुई कीमतों से निपटने की तैयारी चल रही है। और इस तैयारी के बीच में ये इंपॉर्टेंट अपडेट आया है दोस्तों कि भारत में सालाना करीब 2.5 लाख टन विशेष उर्वरक की खपत होती है, और इसके लिए भारत को अब चीन के अलावा अन्य देशों पर निर्भर होने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक हम 95% विशेष उर्वरक का आयात चीन से ही करते आ रहे हैं। तो इसके लिए भारत अपना प्रयास जारी किए हुए हैं। अगला न्यूज है दोस्तों कि वर्ष 2028 से पूरी तरह रूसी ऊर्जा आयात बंद करने का ऐलान किया गया है। किसके द्वारा ये किया गया है दोस्तों? यूरोप के द्वारा। और इस प्रकार जो यूरोपीय यूनियन है उसने रूसी ऊर्जा का एक प्रकार से बहिष्कार करने का फैसला ले लिया है। 2028 के बाद किसी भी प्रकार का रूसी ऊर्जा का प्रयोग यूरोपीय यूनियन अर्थात यूरोप में नहीं किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है रूस की अर्थव्यवस्था को झटका देने के लिए, और ये सब कुछ दोस्तों पिछले 3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के परिणाम के तौर पर देखा जा सकता है। इसी प्रकार जो अगला अपडेट है दोस्तों, पाक अफगान युद्ध विराम के बाद अब चमन सीमा आंशिक रूप से खुल गई है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद दोनों देश के बीच जो स्थित चमन सीमा है उसको आंशिक रूप से खोला गया। ध्यान में रखेंगे, ये चमन सीमा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला है दोस्तों, ये न्यूज आपका आ रहा है फ्रांस से। दुनिया के बड़े कला संग्रहालय में चोरी की एक महत्वपूर्ण यहाँ पे अपडेट आई है। तो ये जो दोस्तों है दुनिया का सबसे बड़ा जो कला संग्रहालय है उसमें से फ्रांस स्थित लुव्र संग्रहालय इस बार कला चोरों के निशाने पर आ गया है, और इस बार शिकार बने हैं महारानी यूजनी के 9 बेशकीमती रत्न, जिनमें हीरे, पन्ने और सोने से जड़े शाही मुकुट भी शामिल थे। तो दोस्तों इससे पहले भी मोनालिसा का जो पेंटिंग है वो यहाँ से चोरी हुआ था, जिसको फिर से रिकवर कर लिया गया। इसके साथ ही एक सोने का शौचालय था जो 98 किलो का शौचालय था, तो इसकी भी चोरी यहाँ से हुई थी, और ये फंक्शनल भी था, लेकिन इसकी भी रिकवरी हो चुकी है। तो अब जो नया चोरी हुआ है दोस्तों, ये लुव्र के शाही रत्न की चोरी हुई है लुव्र से, और चोरों को पकड़ने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो चलिए अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रहा है। जापान की संसद ने मंगलवार को अतिरूढ़िवादी साने तकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया है। दोस्तों, जापान की जो प्रधानमंत्री इसे पहले रही है इसीबा उन्होंने मंगलवार को मंत्रिमंडल सहित अपना इस्तीफा सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद जापान का जो संसद है उसने रूढ़िवादी नेता साने तकाइची को देश का पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, और इनके जो पार्टी का नाम है दोस्तों वो है LDP अर्थात लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। आप 64 वर्षीय महिला है, और इनका जो पूरा नाम है ये साने तकाइची है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की प्रशंसक भी रही है दोस्तों। इसके साथ अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डॉलर के मुकाबले रुपए को थामने के लिए रिजर्व बैंक ने अगस्त में लगभग 7.7 अरब डॉलर का सेल किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विनिमय दर में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने और अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपए के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए अगस्त में 7.7 अरब अमेरिकी डॉलर बेचा है इन्होंने। इसी के साथ अमेरिका के पारगमन शुल्क से भारत की कंपनियों पर जो नकारात्मक असर होगा इसको लेकर मूडीज ने आगाह किया है। अमेरिका द्वारा लगाया गया 40% पारगमन शुल्क से भारत और आसियान क्षेत्र की कंपनियों के लिए अनुपालन से जुड़ी दिक्कतें पैदा होने और मशीनरी, बिजली उपकरण एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्रों पर इसका खास असर पड़ने की आशंका जाहिर की गई मूडीज के द्वारा। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि पारगमन शुल्क से जुड़ी अस्पष्टता आसियान देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। इसी के साथ अगले न्यूज को देखते हैं
दोस्तों टाइम मैगजीन ने बनाया है बेस्ट इन्वेंशंस की सूची, जिसमें पिछले 25 सालों यानी 25 वर्षों के 25 सबसे आइकॉनिक खोज को शामिल किया गया है। तो टाइम मैगजीन एक नई पहल करते हुए इस बार बेस्ट इन्वेंशंस हॉल ऑफ फेम 2025 जारी किया है, जिसमें पिछले 25 सालों की 25 सबसे आइकॉनिक और असरदार खोज को शामिल किया है। तो दोस्तों इन खोजों में जो शामिल किया गया उसमें से कुछ है 23 एंडमी डीएनए, इसमें 1.5 करोड़ लोगों के जेनेटिक कोड को बताया गया। इसके साथ ही आईबीएम वाटसन, इंसानों को हराने वाला ये सुपर कंप्यूटर है, इसको भी शामिल किया गया है। फैंटी ब्यूटी फाउंडेशन, हर स्किन टोन के लिए एक मेकअप है, इसको भी शामिल किया गया। नासा जेम्स स्पेस टेलीस्कोप सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है, इसको भी शामिल किया गया। इस प्रकार टोटल 25 इन्वेंशंस को टाइम मैगजीन के द्वारा यहाँ पर शामिल किया गया है दोस्तों। तो इस सूची का नाम दिया गया है बेस्ट इन्वेंशंस हॉल ऑफ फेम 2025। तो इसके साथ ही अगली न्यूज को कवर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ही एक और महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा आकलन रिपोर्ट के ताजा आंकड़ों में भारत की वायुसेना की स्थिति को लेकर एक नई तस्वीर उभरी है दोस्तों। यहाँ पे WDMMA के द्वारा एक सर्वे किया गया और एक रिपोर्ट जारी जो किया गया, उसमें दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना भारतीय वायुसेना को बताया गया है, इंडियन एयरफोर्स को बताया गया है। तो दोस्तों यह रैंकिंग वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट अर्थात WDMMA के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत तीसरे स्थान पे है, जिसका ट्रैवल रेटिंग है दोस्तों 69.4। चीन चौथे स्थान पर है, जिसका रेटिंग है 63.8। वहीं पर अमेरिका पहले और रूस दूसरे स्थान पे है। तो भारत को जो ये रैंकिंग मिला है दोस्तों, भारत को ये जो बढ़त मिला है, इसमें योगदान रहा है राफेल का, सुखोई 30 MKI का, तेजस जगुआर जैसे आधुनिक विमान, इसके साथ साथ ऊंचाई वाले इलाकों में खासा अनुभव रखने वाले जो ये हमारे विमान हैं, जैसे कि लद्दाख और सियाचिन में ये विमान काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और इसके साथ साथ S-400 मिसाइल सिस्टम के कारण भी हमने इसमें लंबी छलांग लगाई है। तो जो इंडियन एयरफोर्स है दोस्तों, इसने तीसरा स्थान हासिल किया है और ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ही आ रहा है। यूक्रेन की जो सैन्य यूनिटें हैं वो बिल्कुल प्राइवेट कंपनी की तरह चल रही हैं दोस्तों। वहाँ पर HR, मार्केटिंग और ब्रांडिंग टीम सब अलग अलग बनाई गई हैं। तो दोस्तों आपको बताते चले कि यूक्रेन की जो ये टीमें हैं, सैन्य यूनिटें हैं, उसमें 3 प्रमुख हैं यूनिट्स। पहला है आजोव, दूसरा है थर्ड असॉल्ट और तीसरा है खार्तिया। तो इसमें दोस्तों भर्ती से लेकर और मार्केटिंग तक अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक सुर्खियां बटोर रहा है दोस्तों। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ अब अफगानिस्तान की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है। पाक से विवाद में भारत की कोई भूमिका नहीं है, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद के द्वारा बताया गया है। तो दोस्तों ये एक भारत के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है, क्योंकि भारत शुरू से भी इस आरोप को खंडित करता आया है। तो भारत ने तकनीकी मिशन को फिर से बनाया दूतावास। वहीं भारत के द्वारा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने तकनीकी मिशन को अब आधिकारिक रूप से दूतावास का दर्जा दे दिया गया है। तो इससे पहले जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे, उसी समय भारत ने घोषणा किया था। तो एक महत्वपूर्ण। वहीं दोस्तों जो शतरंज का वर्ल्ड कप 2025 है, इसकी शुरुआत गोवा में हुई है और ये जो है गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, इन्होंने मंगलवार को इसका जो लोगो है उसको जारी कर दिया है और इसी के साथ एंथम सॉन्ग भी जारी किया गया है। तो 23 साल बाद भारत में ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। तो शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के गोवा में की जा रही है दोस्तों। इसी के साथ अगली न्यूज को देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों ये गूगल की तरफ से आ रहा है। तो गूगल के द्वारा जो कार्तिक नारायण हैं, इनको क्लाउड डेवलपर और डेटा और अप्लाइड AI टीम का नेतृत्व करता घोषित किया गया है। तो दोस्तों कार्तिक नारायण जो हैं, ये इससे पहले एक्सेंजर के पूर्व चीफ रह चुके हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रह चुके हैं और इनको अब गूगल की तरफ से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो इनके बारे में बताते चले दोस्तों कि जो कार्तिक नारायण है, इन्होंने तिरुचिरापल्ली की भारतीय दासन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर सिस्टम्स और बिजनेस में मास्टर डिग्री हासिल की है और इसके बाद ये अब AI को कोर बिजनेस प्रोसेस में लागू करेंगे गूगल के अंदर। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों कि चीन के द्वारा WTO में अपील किया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है भारत के खिलाफ, जिसमें चीन के द्वारा भारत का जो PLI पॉलिसी है या EV पॉलिसी, इस पर आपत्ति दर्ज की गई है। चीन ने भारत के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स और इलेक्ट्रिक वाहन नीति के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराया है। दोस्तों प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पॉलिसी जो है भारत का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां पर उत्पादन किसी भी प्रोडक्ट का किया जाता है, वहीं पर उसका जो भी सब्सिडी है वो प्रोवाइड करा दी जाती है। तो इससे भारत सरकार जो है ये अपनी अर्थव्यवस्था में निर्यात को बूस्ट करने के लिए इस स्कीम को लागू किया है और इसी के खिलाफ चीन के द्वारा जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। WTA के विवाद निपटान तंत्र के तहत यह पहला कदम है जिसके तहत चीन ने भारत से परामर्श मांगा है।
दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार चीन का ये कदम जो है, ये भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर कब्जा करने के मकसद से देखा जा सकता है और भारत सरकार इसको लेकर सचेत है। तो चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह जो है, ये पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे पटना हाईकोर्ट के, ये पीवी बजंथरी थे और इनके रिटायर होने के बाद ये 22 अक्टूबर को रिटायर हो चुके हैं। तो 23 अक्टूबर से ये अपना जो पदभार है, कार्यभार है, इसको ग्रहण कर लेंगे न्यायमूर्ति सुधीर सिंह। हम सभी लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो पटना जो हाईकोर्ट है, तो हाईकोर्ट के जो अब मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश होंगे, ये होंगे न्यायमूर्ति सुधीर सिंह। चलिए अगली न्यूज़ को कवर करते हैं। अगला न्यूज़ T20 वर्ल्ड कप से आ रहा है, जहां पर पहली बार कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेगा इटली। तो इटली पहली बार इसमें शामिल किया गया है इटली को, जिसमें टूर्नामेंट में 8 एसोसिएट देश हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, ये आपका वर्ल्ड का मैप है और इसमें दिखाया गया है कि कौन कौन देश से शामिल कहाँ से किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एशिया से पहली बार 8 देश को शामिल किया गया है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और यूएई और ओमान शामिल हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों कि यूरोप से 4 देश को शामिल किया गया है, इंग्लैंड, आयरलैंड, इटली और नीदरलैंड। एशिया का आप लोग सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एशिया से टोटल 8 देश शामिल है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, यूएई और ओमान। इसी प्रकार जो अगला है दोस्तों, यह है आपका जो आप नीचे वाला दक्षिण अमेरिका है, यहाँ से वेस्ट इंडीज को शामिल किया गया है। और आप देख सकते हैं कि अफ्रीका जो महादेश है, वहाँ से दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे को शामिल किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शामिल किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है T20 वर्ल्ड कप से। 11 साल के बाद एशिया की कुल 8 टीमें शामिल की जा रही हैं, तो हम सभी इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो ये आज का संभवतः आखिरी न्यूज़ था। तो इस प्रकार आज हमने दीपावली के हर्ष और उल्लास और लंबी छुट्टी के बाद जो 22 अक्टूबर का पहला संस्करण था, उसको आज हमने कवर कर लिया है। और दोस्तों, इसी तरह से आप अपना प्यार इस चैनल को देते रहें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार न्यूज एनालिसिस लाते रहें। तो चलिए, आपसे एक आग्रह है कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करते रहें दोस्तों। तो अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत।